जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग देखने वाले हैं विनोबा भावे विश्वविद्यालय के अंतर्गत एमकॉम सेमेस्टर 4 के प्रीवियस ईयर के अंतर्गत पूछा गया प्रश्न, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। सेशन दिया हुआ है 2020-22। यहाँ पे आप देख सकते हैं VPG यानी विनोबा भावे विश्वविद्यालय पोस्ट ग्रेजुएट। तो ये देख रहे हैं यहाँ पे 4 है, ये सेमेस्टर को डिनोट कर रहा है, और ये 441 ये है आपका पेपर का कोड बता रहा है। फुल मार्क्स 70 है, तो आपको पता है कि 70 यहाँ है और 30 कॉलेज से जाएगा, तो ये 100 हो जाएगा, है ना। और ये समय आपको 3 घंटा दिया गया है, तो ये टोटल 100 मार्क्स का है। तो हम लोग देखते हैं प्रीवियस ईयर का पूछा गया प्रश्न जो 2020-22 में पूछा गया था। चलते पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग इंस्ट्रक्शन को पढ़ते हैं, निर्देश को पढ़ते हैं, है ना। कहता है आंसर एनी 5 क्वेश्चन इन विच क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी, यानी किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दें जिसमें प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य है। कहता था क्वेश्चन आर ऑफ इक्वल वैल्यू, यानी जो सभी प्रश्न है वो सभी का मान बराबर है, यानी समान अंक है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। हमको 5 प्रश्न का ही उत्तर देना है, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 मेरा कंपलसरी है, और यदि क्वेश्चन नंबर 1 बनाने के बाद हमको कोई 4 प्रश्न का उत्तर देना है। हम लोग चलते हैं, देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे पढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और यह वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कहता है आंसर ऑल क्वेश्चन। तो यहाँ पे दिया हुआ है आंसर ऑल क्वेश्चन में पहला दिया हुआ डिफाइन फिनेंशियल मार्केट, यानी वित्तीय बाजार को परिभाषित करना है। बी में कहता है व्हाट आर द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ मार्केट, यानी सरकारी प्रतिभूति बाजार क्या है। सी में व्हाट इज़ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, नॉन परफॉर्मिंग संपत्ति क्या है। डी में कहता है स्टेट एनी 2 फीचर्स ऑफ वेंचर्स कैपिटल, यानी उद्यम पूंजी की कोई 2 विशेषताओं को बताएं। ई में दिया हुआ व्हाट इज़ ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स, है ना, डिपॉजिटरी रिसिप्ट रसीद क्या है। एफ में कहता है स्टेट एनी 2 पॉइंट्स अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वित्तीय संस्थाओं के महत्व के बारे में किन्हीं 2 बिंदुओं का उल्लेख कीजिए। जी में कहता है व्हाट इज इनसाइडर ट्रेडिंग, यानी इनसाइडर ट्रेडिंग क्या है या भेदिया कारोबार क्या है ना। प्रश्न हम लोग देखते हैं 1 का इतना था। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है व्हाट आर द डिफेक्ट्स ऑफ इंडियन मनी मार्केट, व्हाट रेमेडीज यू सजेस्ट। कहता है भारतीय मुद्रा बाजार के दोष क्या है, आप क्या उपाय सुझाते हैं, यानी इसके संबंध में क्या उपाय आप बता सकते हैं। तीसरा में कहता है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉमर्शियल बैंक्स, ऑल्सो राइट अबाउट इट्स रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। कहता है एक वाणिज्यिक बैंकों के उद्देश्य क्या है, किसी देश के आर्थिक विकास में इसकी भूमिका के बारे में भी लिखिए, यानी इसके क्या क्या भूमिका है। कहता है 4 में डिस्कस द रिसेंट डेवलपमेंट इन कैपिटल मार्केट इन इंडिया। कहता है भारत में पूंजी बाजार में हाल के घटनाक्रमों की व्याख्या करें या चर्चा की है। ठीक है, आगे कहता है क्वेश्चन नंबर 5 में डिस्कस द क्रिटिकल रोल ऑफ फंक्शन ऑफ IDBI, यानी IDBI की महत्वपूर्ण भूमिका और कार्यों की चर्चा करें, है ना। 5 में कहता है 6 में कहता है डिफाइन म्यूचुअल फंड, एक्सप्लेन द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड, यानी म्यूचुअल फंड को परिभाषित करें, म्यूचुअल फंड में निवेश के फायदे और नुकसान के बारे में भी बताएं, है ना। चलते क्वेश्चन नंबर 7 में। कहता है 7 में कहता है एक्सप्लेन द वर्किंग एंड फंक्शन ऑफ सेबी एंड रेगुलेटिंग फिनेंशियल मार्केट, यानी वित्तीय बाजार को विनियोजित करने में सेबी के कार्य और उसके कार्यों की व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है ब्रीफली एक्सप्लेन द मेन रिकमेंडेशंस ऑफ नरसिम्हम कमेटी फॉर द बैंकिंग
सेक्टर इन इंडिया यानी भारत में वित्तीय और बैंकिंग क्षेत्र को नरसिम्हम समिति की मुख्य सिफारिशों को संक्षेप में वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट इज प्री इशू मैनेजमेंट। ठीक है, ऑल्सो एक्सप्लेन द वेरियस सर्विस रेंडर्ड बाय द मर्चेंट बैंकर्स। कहता है प्री इश्यू मैनेजमेंट क्या है, मर्चेंट बैंकरों द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं की भी व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट है स्टेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द वर्किंग ऑफ वेरियस क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इन इंडिया। कहता है भारत में विभिन्न क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के उद्देश्यों और कार्यों का वर्णन करें। तो ये था आपका टोटल, इस प्रश्न में 10 था, 10 में से किसी 5 प्रश्न का उत्तर देना था और जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 यानी प्रश्न 1 हमको बनाना अनिवार्य है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 बनाने के बाद बाकी 9 में से कोई 4 क्वेश्चन का हम लोग आंसर लिख सकते हैं। इसी के साथ समाप्त होता है यह प्रश्न। और पुनः आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलते हैं इसी सीरीज में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ये भी एमकॉम का ही प्रश्न है, सेमेस्टर 4 का है और ये पेपर जो कोड है वो 443 है ना। ये भी सेशन ऑफ 2020-22 यानी 2022-22। आगे देखते हैं हम लोग। ये फुल मार्क्स 70 है तो आपको पता है कि 70 और 30 आपका कॉलेज से जाएगा तो ये 100 मार्क्स हो जाएगा आपका। टाइमिंग 3 आवर्स दिया हुआ है। यहाँ पर भी दिया हुआ है आंसर एनी 5 क्वेश्चन इन विच क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी। यानी हम लोग को टोटल 5 प्रश्न का ही उत्तर देना है, लेकिन प्रश्न संख्या 1 जो है बनाना अनिवार्य है ना। चलिए आगे बढ़ते देखते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है क्या, क्वेश्चन नंबर 1 में ऑल क्वेश्चन यानी सभी प्रश्नों का उत्तर दें। तो यहाँ पे देख रहा है पहला का ए दे रहा है डिफाइन द टर्म असेसमेंट ईयर यानी कर निर्धारण वर्ष को परिभाषित कीजिए। दूसरा व्हाट इज टोटल इनकम यानी कुल आय क्या है। सी में कहता है डिफाइन द टर्म पर्सन यानी व्यक्ति को परिभाषित कीजिए। डी में कहता है व्हाट इज प्रिक्विटीज यानी अनुलाभ क्या है। ई में कहता है गिव योर एग्जम्प्टेड अलावेंस यानी 4 एग्जम्प्टेड अलावेंस यानी 4 कर मुक्त भत्ते को बताना है ना। एफ में कहता है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन कहता है व्यापार और पेशे के अर्थ को स्पष्ट करें। जी में कहता है एक्सप्लेन द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यानी दीर्घकालीन पूंजी लाभ को स्पष्ट करें। आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब आता है क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 में कहता है हाउ इज रेसिडेंस ऑफ एसएससी डिटरमाइंड फॉर इनकम टैक्स पर्पस, एक्सप्लेन द इंसिडेंस ऑफ रेसिडेंस ऑन टैक्स लायबिलिटी यानी आय कर के लिए करदाताओं का निवास स्थान किस प्रकार निर्धारित किया जाता है, निवास स्थान का कर दायित्व पर भार को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है डिफाइन एनुअल वैल्यू and state the deduction that are allowed from the annual value of computing the income from house property यानी वार्षिक मूल्य की परिभाषा दीजिए तथा मकान संपत्ति की आय निर्धारित करने के लिए वार्षिक मूल्य में से घटाई जाने वाली स्वीकृत कटौतियों का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स calculate the taxable salary of Mr. Haridas, an employee of an individual for the assessment year 2021-22 यानी कहता है निम्न विवरण से मिस्टर हरिदास जो
एक व्यक्ति का कर्मचारी है कि कर निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए कर योग्य वेतन की गणना कीजिए। यानी टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी निकालना है हम लोग को। तो सैलरी दिया हुआ है पे यहाँ पे 11,000 पर मंथ। हाउस रेंट अलाउंस दिया हुआ है 4,800 पर मंथ। कहता है डियरनेस अलाउंस दिया हुआ है 10,000 पर मंथ। कहता है इंटरटेनमेंट अलाउंस दिया हुआ है आपका 2,400 पर मंथ, है ना। कहता है आगे, मिस्टर हरिदास एंड इज एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड 40% of salary. He lives in a rented house, monthly rent being 6,000. Mr. Haridas is working in Ranchi. यानी कहता है मिस्टर हरिदास और उसका नियोक्ता प्रोविडेंट फंड में 14% अंशदान करते हैं। वह एक किराए के मकान में रहता है जिसका मासिक किराया 6,000 है। मिस्टर हरिदास रांची में कार्यरत है। तो आपको निकालना है इसका टैक्सेबल सैलरी। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टैक्सेबल सैलरी, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है इनुमरेट एक्सपेंसेस विच आर अलाउड इन कंप्यूटिंग टैक्सेबल प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस एंड ऑल्सो स्टेट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस विच आर नॉट एडमिसेबल। यानी एक व्यापार के कर योग्य लाभों की गणना करने में कौन कौन से व्यय स्वीकृत हैं तथा यह भी बताइए कि वे कौन से व्यय अथवा हानियाँ जो अस्वीकृत है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर ये प्रोवाइड्स द फॉलोइंग डेटा रेगुलर रिगार्डिंग हिज ट्रांजैक्शन फॉर द सेल ऑफ हिज रेसिडेंशियल हाउस फॉर असेसमेंट ईयर 2021-22। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन्स। यानी यहाँ पे कैपिटल गेन निकालना है ना। टू बी included in the total income for the assessment year 2021-22। तो यहाँ पे हिंदी में देख सकते हैं लिखा हुआ है मिस्टर ए का कर निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए अपने निवासी मकान को बेचने के व्यवहार के संबंध में निम्न विवरण प्रस्तुत करता है। कर निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए कुल आय में शामिल होने वाले पूंजी लाभ की गणना कीजिए। तो दिया हुआ हाउस परचेज इन 2004-05 में दिया हुआ है 9,04,000। सोल्ड इन नवंबर 2020 60 lakhs। परचेज अनदर हाउस इन सितंबर 2020 30 lakhs। आगे कहता है द कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स इज 2004-05 एंड 2020-21 वाज 113 एंड 301 रिस्पेक्टिवली। ये इंडेक्स नंबर दिया हुआ है, यहाँ से हम लोग निकालना है कैपिटल गेन निकालना है। तो यहाँ से हम लोग कैपिटल गेन निकालेंगे। 7 में कहता है नेम द डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोविडेंट फंड ऑफ ईच सैलरीड एम्प्लॉई मे बी ए मेंबर एंड स्टेट द इनकम टैक्स प्रोविजन रिगार्डिंग ईच। कहता है एक वेतन पाने वाला कर्मचारी जिस प्रोविडेंट फंड का सतह से बन सकता है उसके नाम बतावें और उसमें से प्रत्येक के बारे में जो आयकर का नियम है उसका संक्षेप में वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है क्या व्हाट द वेरियस ऑथोराइज्ड इन विजिट इन द इंडियन इनकम टैक्स एंड व्हाट आर दियर फंक्शन। कहता है भारतीय आयकर विभाग में किन किन पदाधिकारियों का वर्णन किया गया है तथा इसके कौन कौन से कार्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 व्हाट आर द पेमेंट ऑफ विच टैक्स इज डिडक्टेड एट सोर्स। वे कौन कौन से भुगतान हैं जिन पर उद्गम स्थान पर आयकर की कटौती की जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट में कहता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पेनाल्टीज वाई द पेनाल्टीज इम्पोज्ड अपॉन एसएससी। यानी अर्थदंड से आप क्या समझते हैं, करदाताओं पर अर्थदंड क्यों लगाए जाते हैं। ये टोटल मेरा क्वेश्चन नंबर 9 था, टोटल क्वेश्चन 10 था 1 to 10। तो 1 to 10 में से हमको जो सॉल्व करना है यानी आप लोग को जो बनाना है वो टोटल 5 प्रश्न का उत्तर देना है जिसमें से प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य है। यहाँ पर जो हम लोग प्रश्न आज देख रहे हैं इसका देखने का मुख्य उद्देश्य ये था
कि आप लोगों को प्रीवियस क्वेश्चन के अंतर्गत जानकारी उपलब्ध कराना, ताकि इसके आधार पर आप तैयारी कर सकें, इसके आधार पर आप अच्छे तरह से तैयारी कर सकें और अच्छे नंबर से पास कर सकें। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद।